आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 3 हमारा इम्पेयरमेंट के ऊपर। आज के लेक्चर का बेसिक मैंडेट है कि हमने प्रैक्टिस करनी है कुछ, और प्रैक्टिस कैसे करनी है, कुछ क्वेश्चंस हमारे पास होंगे, हमने इंशाल्लाह उनको सॉल्व करना है। सो देखिए, अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे क्लास में, उतना ही ज़्यादा हमें फ़ायदा होने वाला है। ठीक है जी। सो हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम बेसिकली एग्जांपल्स करेंगे जो कि एक और कॉलेज यानी कि राइट्स की बुक के काफ़ी मुझे मुनासिब लगते हैं। एग्जांपल्स काफ़ी हल्के हैं, आसान है और इजी टू अंडरस्टैंड है इनिशियल स्टेजेस पे। जब भी आप किसी भी चैप्टर को स्टार्ट में पढ़ाते हैं तो डेफिनेटली मुश्किल एग्जांपल से स्टार्ट नहीं लेना चाहिए। सो हम ईजीएस्ट एग्जांपल से स्टार्ट ले रहे हैं। ओके जी। एग्जांपल नंबर 1 है measurement of recoverable amount. A company has a machine in its statement of financial position at a carrying amount of 300,000. The machine is used to manufacture company's best selling product range, but entry of new competitor to the market has severely affected our sales. Definitely competitor आया तो सेल हमारी इफेक्ट होगी, कोई मसले वाली बात नहीं जी। इम्पेयरमेंट का इंडिकेटर है। As a result, company believes that future sale of the product over the next 3 years will be only 1,50,000, 1,50,000. Asset will then be sold for 25,000. An offer has been received to sell machine immediately for 2,40,000. The company would have to pay shipping cost of 5,000. रिस्क फ्री मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दे, रिस्क फ्री होता है नॉर्मली, उसी को आपने लेके चलना है। अब हमने इसका सोल्यूशन बनाना है। ओके जी। आप जानते हैं बेटा कि हमने कैलकुलेट करनी है इम्पेयरमेंट, यही रिक्वायरमेंट है। टू कैलकुलेट इम्पेयरमेंट सबसे पहले मुझे अपनी कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करना पड़ता है रिकवरेबल अमाउंट के साथ। सो सबसे पहला मैंडेट हमारा ये है कि हम अपनी कैरिंग अमाउंट को लें। दैट इज 300,000 ऑलरेडी सवाल में दिया हुआ है। सेकेंड चीज क्या होती है कि हमने कैलकुलेट करनी होती है अपनी रिकवरेबल अमाउंट। दैट इज बेसिकली हायर ऑफ नंबर 1 फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एंड वैल्यू इन यूज का। अब हम दो वर्किंग्स बना लेते हैं। एक में हम कैलकुलेट कर लेते हैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अब अगर इस सवाल को आप देखें भाई, तो इसमें ऑलरेडी हमें फेयर वैल्यू जो दी हुई है दैट इज 2,40,000 और कॉस्ट टू सेल में हमें उन्होंने कहा था कि कंपनी वुड हैव रिक्वायर्ड टू पे शिपिंग कॉस्ट ऑफ 5,000। इसका मतलब है मेरी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल हुई 2,35,000। हम यहाँ लिख देंगे वर्किंग 1 रुपीज 2,35,000। वर्किंग नंबर 2 हमारी बनेगी वैल्यू इन यूज की। नाउ इट इज अप टू यू कि आप वर्टिकली वर्किंग बनाना चाहते हैं कि हॉरिजॉन्टली बनाना चाहते हैं, टोटली योर चॉइस। मुझे आदत है शुरू से ही कि हम इसको एक खास फॉर्मेट में बनाते हैं। अब उसने कैश फ्लो दी हुई है भाई हमें 1,50,000 150,000। साथ में से डिस्पोजल की प्रोसीड्स भी दे दी, वो भी लेनी होती है कि तीसरे साल आके आपका एसेट 25,000 का बिक जाएगा। दैट इज ऑल्सो अ कैश फ्लो। कुछ इस तरह
हमारा डिस्काउंट फ्री इंटरेस्ट रेट जो है दैट इज 10%। तो हम इसका आ जाएगा 1.1 रेज टू पावर 1, 1.1 रेज टू पावर 2, 1.1 रेज टू पावर 3। अब आप सिंपली कैलकुलेट कर लें प्रेजेंट वैल्यू। तीनों को टोटल करें जरा, कैलकुलेटर निकालिएगा अपना। 1,50,000 डिवाइड बाय 1.1, पूरा सम ही कैलकुलेटर में सॉल्व कर लें। प्लस 1 लाख प्लस 75,000 डिवाइड बाय 1.1 रेज टू पावर 3, तो शायद आपके पास 2,75,353 आ जाएगा, 357 सॉरी। तो हम वर्किंग नंबर 2 में जाएंगे और लिख देंगे 2,75,357। हमने इनमें से हायर को लेना होता है, सो डेफिनेटली हायर है 275, बल्कि आप इसको यहाँ ऊपर भी लिख सकते हैं रिकवरेबल अमाउंट में। इसको माइनस करें तो जो डिफरेंशियल आएगा दैट वुड बी माय इम्पेयरमेंट लॉस। 3 लाख माइनस 275,357 दैट इज 24,643। जी सवाल पूछे। एग्जाम्पल 2 कहता है जी रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑफ एन एसेट। आपको ना सिर्फ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कैलकुलेट करनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है। और हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल को कैलकुलेट करके देना। अब इस सवाल का सोल्यूशन क्या है? सिंपल, आपकी एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस क्या है? वो आपको दे दी गई 2 लाख। हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के कि आज मेरा एसेट कितने का बिक जाएगा, दैट इज ₹200,000। कॉस्ट ऑफ डिलीवरी कि जी हमें अपना एसेट डिलीवर करना पड़ेगा, ये भी लेस कॉस्ट टू सेल का हिस्सा है। तो डिलीवरी कॉस्ट इज डेफिनेटली कॉस्ट टू सेल। सॉरी 20,000 है। लीगल कॉस्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि तमाम किस्म की लीगल कॉस्ट जो है वो भी कॉस्ट टू सेल में आती है। लाजमी और मलजूम है इस एसेट को बेचने के लिए। तो हमारी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आ जाएगी 1,70,000। इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई दुश्वारी? जी लेट्स सॉल्व एग्जांपल नंबर 3 जी, जिसमें हम वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करना सीखेंगे। अ मशीन हैज फॉलोइंग फ्यूचर कैश फ्लोज। हम यहीं पे इसका सोल्यूशन बना लेते हैं। अ मशीन हैज फॉलोइंग कैश फ्लोज बेस्ड ऑन मैनेजमेंट्स मोस्ट रिसेंट इम्प्रूव्ड बजट। एक तरफ आपको इनफ्लो दे दिए गए, एक तरफ आपको आउटफ्लो दे दिए गए। हमने इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करके नेट निकालना होता है भाई, नेट निकालना होता है। अब आपकी मर्जी है, पहले आउटफ्लोज लेते हो पहले इनफ्लोज लेते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास उन्होंने साल दिए 2014, 15, 16। आउटफ्लोज की डिटेल दे दी, इनफ्लोज की डिटेल दे दी, नोट कुछ दिया हुआ है। कैश फ्लो स्टेम फ्रॉम मशीन इज 40%, cash flow stem from plant is 60%. A machine has following future cash flows.
ठीक है। Useful life of machine expected to last for 5 years. The growth rate in business from 2013 was an unusual 15%, whereas average growth rate over last 7 years इंडस्ट्री का 10 है, आपके बिजनेस का 8 है। जब भी हमने कैश फ्लो को प्रोजेक्ट करना होता है तो हमने मोस्ट स्टेबल ग्रोथ रेट लेना होता है। जब भी आपने कैश फ्लो को प्रोजेक्ट करना है हमने मोस्ट स्टेबल लेना होता है। अब देखिए करंट ईयर का अगर आप ग्रोथ रेट लेते हैं 15, दैट इज अनस्टेबल। अनस्टेबल चीजों को प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता। इंडस्ट्री एवरेज इज 10%, जबकि मेरी बिजनेस की एवरेज है 8%। तो प्रूडेंस क्या कहती है, चीजों को बढ़ा चढ़ा के दिखाई नहीं जी, कम तक हम 8% को लेके चलेंगे। जो मेरा बिजनेस की ग्रोथ रेट है मैं उस पर ही चलूंगा, मैं दूसरों के बिजनेस की ग्रोथ रेट को लेकर नहीं चलूंगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम हेडिंग दे देते हैं 2014, 2015 एंड 2016। अब मसला ये है कि मेरे एसेट ने चल रहे हैं 5 इयर्स, सो मेरी कैश फ्लो भी अगले 5 साल की प्रोजेक्ट होनी चाहिए। दे शुड बी 2017 एंड 2018, क्योंकि मेरा एसेट तो 5 साल चलेगा, तो भाई कैश फ्लो भी 5 साल की होनी चाहिए। देखिए वैल्यू इन यूज किया है कि जब तक एसेट पास रहेगा उससे कितना पैसा आएगा, तो एसेट तो 5 साल पास रहेगा ना, 3 साल तो नहीं रहेगा। इन्होंने 3 साल की कैश फ्लो दी है, हमें 5 साल की बनानी पड़ेगी। सबसे पहले हम आउटफ्लोज को देख लेते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि आसानी रहे। आउटफ्लोज को देखें जी। सबसे पहले जी उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट। देखिए आउटफ्लो में आपने सिर्फ वो कॉस्ट लेनी है जो एसेट को चलाने की लाजमी है, तो डेफिनेटली एसेट को मेंटेन करना तो लाजमी है। सो मेंटेनेंस कॉस्ट इज अ रेलिवेंट कैश फ्लो। कितनी है जी, हम माइनस में लिखेंगे क्योंकि पैसा जाएगा ना हमसे। हमसे सारा पैसा जाएगा। ये तमाम की तमाम कैश फ्लो रुपीज इन 1000 में बन रही है। क्या ये बात समझ आती है कि नेगेटिव क्यों लिखा है, क्योंकि पैसा जाएगा। ऑपरेशनल कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, लेबर, जाहिर बात है भाई प्रोडक्ट को बेचना है तो ऑपरेशनल कॉस्ट तो इनकर करनी पड़ेगी। इन 2 सालों का मेरे पास कोई डेटा नहीं है, सो आई राइट 0। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लीज, क्या पढ़ा है भाई, इंटरेस्ट को कैश फ्लो में लेना है कि नहीं लेना। कुछ पढ़ाया था कि कुछ कैश फ्लोज को स्पेसिफिकली आपने नहीं लेना होता, कुछ कैश फ्लोज को स्पेसिफिकली हमने नहीं लेना होता। वो कौन सी होती थी, हमने पढ़ा था कि कुछ कैश फ्लोज को बिल्कुल टैक्स और इंटरेस्ट को इग्नोर करना है। ठीक है, इग्नोर करना है। इंटरेस्ट ऑन लीज इज स्पेसिफिकली इग्नोर्ड, ऑलवेज एक्सक्लूडेड, ऑलवेज एक्सक्लूडेड। सो मैं यहाँ पे ना आपके लिए भी और एग्जामिनर के लिए भी नोट लिखूंगा ताकि उसको पता हो कि हमें पता है। नोट नंबर 1, इंटरेस्ट यानी कि फाइनेंसिंग एंड टैक्स इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड, ताकि मेरे नंबर ना कटे हो। ये भूल नहीं गया, ये भी तो हो सकता है उसे लगे भूल गया होगा बच्चा, नहीं हम भूले नहीं, हमें पता है कि नहीं इंक्लूड करने होते। कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग मशीन कैपेसिटी, क्या कहा था जी कि मशीन को आज की हालत में लेना है या नहीं, फ्यूचर हालत में, आज की हालत में। बेटा अगर आप मशीन की कैपेसिटी इंक्रीज करोगे, जब तक कर नहीं लेते इस तरह की किसी भी कैश फ्लो को आपने नहीं लेना। cost to increase capacity is always excluded।
हाँ, जिस साल आप इनकर कर लें, मशीन की कैपेसिटी बढ़ जाए फिर लेना। अगर फ्यूचर में इरादा है कि मशीन की कैपेसिटी बढ़ाएंगे, ये कॉस्ट आप इंक्लूड नहीं कर सकते। फिर है डेप्रिसिएशन ना, डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंस, यानी इसमें तो देयर इज नो कैश आउटफ्लो। इसमें तो पैसा जाता ही नहीं, इग्नोर किया जाएगा इसको भी। एक्सपेंस टू बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ 2013 एक्रूअल्स, क्या पढ़ाया था भाई? एक्रूअल भाई, हम वैल्यू यूज फ्यूचर की फाइंड आउट कर रहे हैं, आप मुझसे पास्ट की कैश फ्लोज को कैसे कैलकुलेट करा रहे हो? पास्ट की कैश फ्लो नहीं, अपग्रेड इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड, डेप्रिसिएशन सम कॉस्ट है, ठीक है। हम वैल्यू यूज पास्ट के लिए नहीं, पास्ट कॉस्ट इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड। आप फ्यूचर की कैश की बात करें ना, पास क्यों कर रहे हो? तो ऑलरेडी एक्सपेंस बुक हो चुका होगा। तो भाई ये मेरी सारी कैश आउटफ्लोज आ गई। अब इनफ्लो की बात कर ले। बेसिक इनफ्लो नोट 1 को देखें जी। कैश इनफ्लो स्टेम 40% फ्रॉम मशीन, 60% फ्रॉम प्लांट। ओके, कैश इनफ्लो स्टेम 40%। अब आप मुझे बताएं, मैं सवाल किसके एंगल से कर रहा हूं? मशीन के प्लांट के, या दोनों के? हम सवाल किसके एंगल से कर रहे हैं? मशीन प्लांट दोनों। सवाल को रीड करें जरा गौर से। ये सारे एक्सपेंस मैंने मशीन के लिए, प्लांट के लिए, कि दोनों के लिए? जस्ट मशीन के। ये सारे एक्सपेंसेस सिर्फ मशीन के हैं, तो मुझे इनफ्लो भी जस्ट मशीन का लेना पड़ेगा, जस्ट मशीन का लेना पड़ेगा। 40% ओनली। अगर इनफ्लो 1000 है टोटल, तो 40% मशीन का कितना आएगा? 400, पॉजिटिव में लिखेंगे। 1200 का 40% कितना आएगा? निकालें जरा। 1200 इंटू 0.4, 480 पॉजिटिव आएगा। फिर बेटा उसके बाद है 1400 इंटू 0.4, 560 पॉजिटिव आएगा। एक्स्ट्रा प्रॉफिट रिजल्टिंग फ्रॉम अपग्रेड। भाई जब मैंने अपग्रेड की कॉस्ट नहीं ली, तो मैं अपग्रेड का प्रॉफिट भी नहीं ले सकता। तो मैं नीचे नोट लिखूंगा, प्रॉफिट फ्रॉम एक्सपेक्टेड अपग्रेड इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड। जब कर लोगे तब इंक्लूड कर लेना। अब आप अगर देखो, तो हमारे पास यहां तमाम बेसिक इंफॉर्मेशन रेडी है, ठीक है। हमारे पास नेट कैश फ्लो आ गई है, इसे क्या कहते हैं? नेट कैश इनफ्लो। $400 माइनस 200 माइनस 100, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव 100 का कैश फ्लो। 480 माइनस 220, 480 माइनस 220 माइनस 120, दैट वुड बी 140। फिर है बेटा 560 माइनस 240 माइनस 80, आंसर इज 240। लेकिन मसला ये है भाई कि मुझे तो कैश फ्लो 5 साल की चाहिए, आपने डेटा ही 3 साल का दिया है। आपने डेटा ही 3 साल का दिया है। व्हाट आई विल डू इज बेटा, कि जो मेरी लास्ट कैश फ्लो है ना, लास्ट, इसको मैं 8% से इंक्रीज कर लूंगा। सी माई लास्ट कैश फ्लो इज 240, आई इफ आई इंक्रीज इट विद 8%, तो अगले साल की निकल आएगी ना। आपका बिजनेस ग्रोथ पे है, तो 240 मल्टीप्लाई बाय 1.08, तो अगले साल की आ जाएगी 259.20। तो हम यहाँ लिख देंगे 259, राउंडिंग कर लेता हूँ आपके लिए। फिर उसके बाद वाले साल की, फोर्थ ईयर की आ गई, फिफ्थ की देखें 259 है, उसको फिर आप 8% से इंक्रीज कर लें, 259 इंटू 1.08, तो वो आ जाएगी 280, राउंडिंग करने के बाद कितनी आ जाएगी? 280। इस तरह हमने प्रोजेक्ट करना है। अगर आप चाहें तो बाकायदा
अब वर्किंग बना ले, वर्किंग 1 वर्किंग 2। क्या आपको बात समझ आई? हाउ आई प्रोजेक्टेड कैश फ्लो। क्या ये मुद्दा समझ आया कैसे मैंने प्रोजेक्ट कर ली कैश फ्लो को? अगले 2 सालों की कैसे निकल आई? 8% ग्रोथ रेट है ना, तो कैश फ्लो 8% इंक्रीज कर ले। यही उन्होंने कहा था, कैश फ्लो कैलकुलेट करें, प्रेजेंट वैल्यू के बारे में कुछ कहा नहीं, इसलिए हम यहीं पे सवाल को रोक देते हैं। ये रहा आपका पूरा सोल्यूशन। देखें इसको, कुछ समझ ना आई हो तो सवाल पूछें। चलिए एग्जांपल नंबर 4 को रीड करते हैं। On 1st January year 1, NTTQ purchased 240,000 की machine with estimated useful life of 20 years with zero residual value. Depreciation is charged on straight line basis. ये ऑलरेडी मैंने एक दफा क्लास में डिस्कस किया था एग्जांपल, वही एग्जांपल है। दोबारा इसको देख लेते हैं कि जी अगर रिवैल्यूएशन मॉडल की तरफ जाएगी चीज और थोड़ी डेप्रिसिएशन के साथ तो कैसे चलेगी। आए देख लेते हैं। On 1st January, an impairment review showed machine recoverable amount was 1 lakh rupee. आपको 3 चीजें फाइंड आउट करनी है। कैरिंग अमाउंट ऑन 31st December, इमीडिएटली बिफोर रिवैल्यूएशन, और रिवैल्यूएशन लॉस कितना बुक करेंगे, और चौथे साल की डेप्रिसिएशन कितनी आएगी। ये ऑलरेडी डिस्कस किया था मैंने एक दफा। सो आए इसकी सबसे पहले वर्किंग बना लेते हैं, फिर उसके बाद सारे ABC करके आंसर लिख देंगे भाई साहब। ऐसा ही है ये। चलें ABC से ही स्टार्ट कर लेते हैं। भाई हमारे पास ऑलरेडी सवाल में दिया हुआ दैट कॉस्ट इज ₹2,40,000। 20 साल इसकी यूजफुल लाइफ है, और ये आपने लिया ईयर 1 में। इंपेयरमेंट ईयर 4 में हो रही है, तो 3 साल की डेप्रिसिएशन निकाल देंगे हम इसकी। तो 1 साल की 12,000 आ जाएगी, तो 3 साल की 36,000 आ जाएगी भाई। सो आपकी जो कैरिंग अमाउंट है दैट इज ऑन 31st December ईयर 3, वो होनी चाहिए कितनी? 204,000। पार्ट बी इज कितना इंपेयरमेंट लॉस बुक होगा? भाई जब हमारे पास कैरिंग अमाउंट इज 2,04,000 और आपने डायरेक्टली हमें रिकवरेबल अमाउंट दे दी दैट इज 100,000, सो इंपेयरमेंट लॉस जो आएगा दैट वुड बी 1,04,000। क्या ये बात समझ आती है? देन इज डेप्रिसिएशन चार्ज। तो हमने क्या सीखा हुआ था कि भाई डेप्रिसिएशन कैसे निकलती है? रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। सो रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट क्या होती है? कॉस्ट माइनस AD माइनस AI। सो मेरी रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट होती है ₹1,00,000 ये। और लाइफ के बारे में उन्होंने क्या कहा कि जी सिर्फ 10 साल रह गई है। सो हमारी जो डेप्रिसिएशन चार्ज आएगा वो ये है। देखें जी पूरे सवाल का सोल्यूशन आपके सामने है, कोई कंफ्यूजन हो डिस्कस करें। क्वेश्चन को रीड करते हैं जी। ऑन 1st January, NTTQ purchased for ₹2,40,000 a machine with estimated useful life of 20 years. 20 साल के लिए उसने एक मशीन खरीदी, and estimated with estimated zero residual value. Depreciation is charged on straight line basis. The asset has been revalued on 1st January to 2,50,000, but with no change in its useful life at that date. अब useful life change नहीं हो रही। On 1st January year 4, an impairment review showed machine recoverable amount to be 1 lakh and its remaining useful life to be ₹10 years. Sorry, कैलकुलेट करनी है आपने जी। रिक्वायरमेंट 1 2 3 आ गई हमारे पास। कैरिंग अमाउंट ऑफ द मशीन एट ईयर 2 कैलकुलेट करनी है, और फिर ईयर 1 के 3 के स्टार्ट में रिवैल्यूएशन सरप्लस को लेके आ जाना है। सो हम ए से स्टार्ट कर लेते हैं। एसेट ईयर 1 को 1st जनवरी को जब दिया गया, सो उसकी जो कॉस्ट हमें पड़ी दैट इज 2,40,000। अब बेटा आपने ईयर 3 के स्टार्ट में इसको डेप्रिशिएट किया, सॉरी रिवैल्यू किया, तो हमें डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी ईयर 1 की भी और ईयर 2 की भी, यानी 2 साल की। अगर लाइफ इसकी 20 साल है तो 12,000 एक साल की डेप्रिसिएशन आ गई होगी और 12,000 दूसरे साल की।
So the carrying amount at 31st December year 2 would be 2,40,000 minus 24,000, that is 216,000. इतना आ गया. So पहला पार्ट तो हो गया कि जरा ये फाइंड आउट कर दिया हमने. इसी दिन जब आपने इसको रिवैल्यू किया, यानी कि 1 जनवरी ईयर 3 को आपने इसको रीवैल्यू किया, तो रिवैल्यूड अमाउंट आई 2,50,000. इन दोनों का डिफरेंस कहलाता था रीवैल्यूएशन सरप्लस. सो 216 माइनस 250,000 किया तो हमारे पास 34,000 का रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया. जब हम ऐसे करेंगे तो हमारे पास 34,000 का रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया. पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहे सवाल कभी कराए हुए हैं, लेकिन चले ओके. सेकंड इज कैरिंग अमाउंट आपने फाइंड करनी ईयर 3 पे इमीडिएटली बिफोर इम्पेयरमेंट. आपने ईयर 4 में इम्पेयरमेंट किया तो लेट्स मूव टू ईयर 3. बेटा अगर 1 जनवरी ईयर 3 पे हमारी न्यू कैरिंग अमाउंट दैट इज 2,50,000 एंड माय रीवैल्यूएशन सरप्लस इज 34,000. हम इसको 31st दिसंबर ईयर 3 पे जब करेंगे डेप्रिशिएट तो ये हो जाएगा 2,50,000 एंड टोटल लाइफ ऑफ 20 ईयर्स. तो 2 साल गुजर जाने के बाद जो लाइफ रह जाएगी दैट वुड बी 18,000. सो आप करेंगे सीधा 2,25,000 डिवाइड बाय 18 तो आंसर आ जाएगा आपके पास 13,889. तो हमारे पास जो कैरिंग अमाउंट बचेगी that would be 236,111. यहाँ पे जब आपने रिटेन्ड अर्निंग में चीजों को ट्रांसफर करना है तो उसका भी सेम फॉर्मूला होगा, डिवाइड बाय 18 करेंगे 34,000 डिवाइड बाय 18 तो आंसर आ जाएगा 1,889. तो 34,000 माइनस 1,889 किया तो आप आ जाएंगे 32,111 पे. जी सवाल हो पूछे. तो बी का आंसर भी निकाल लिया हमने. अब बेटा जब हम इसको 1 जनवरी ईयर 4 पे इम्पेयरमेंट चार्ज करेंगे तो आपने रिकवरेबल अमाउंट निकाली दैट इज 1 लाख. सो टोटल लॉस जो हमारा हो रहा है दैट इज 236,111. सबसे पहले बेटा इसको रीवैल्यूएशन सरप्लस को चार्ज करना आपने 32,111. जो रिमेनिंग है वो सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि एज एक्सपेंस चला जाएगा एसओपीएल में. दैट वुड बी 1,04,000. ऐसा हुआ या नहीं? सॉरी टोटल लॉस मैंने गलत लिख दिया दैट इज 136. देखेंगे ऐसा है कि नहीं. 136,111 माइनस 32,111. सो देखिए आप कॉस्ट मॉडल में चल रहे थे कि रिवैल्यूएशन में लॉस ऑलमोस्ट 1,04,000 ही आया दोनों सिचुएशन में. सवाल अच्छा बनाया उन्होंने समझाने के लिए. अब बेटा जब आपकी रिकवरेबल अमाउंट ये आ गई तो जब आप 31st दिसंबर ईयर 4 पे जाएंगे so your new carrying amount that is remaining carrying amount that is 1 lakh rupee and remaining life is only 10, so my depreciation charge would be 10,000 only. अब ऑप्शन सी में उन्होंने क्या कहा हुआ है, आप जनरल एंट्री फॉर इम्पेयरमेंट लॉस की रिकॉर्डिंग निकाल के दें हमें. हाउ टू रिकॉर्ड इम्पेयरमेंट लॉस? सो आई विल गो बाय माय ओन concepts and not ICAP's concept. That is revaluation surplus account should be debited by 32,111. Impairment
लॉस यानी कि एसओपीएल में जाना चाहिए 1,04,000 एंड एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस शुड बी क्रेडिटेड रादर देन एसेट। याद हो आई क्या भी किताब में एसेट क्रेडिट कर दिया था, गलत, शदीद गलत मेरे मुताबिक। डी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन। ओ भाई ये इसमें तो हमारे बच्चे जीते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, accumulated depreciation expense credit by ₹10,000 only। ये सारा सोल्यूशन आपके सामने है। ये ले देखें, कोई कंफ्यूजन हो पूछे।